अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है अपना स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को देखेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका ऐसा स्ट्रक्चर किसने प्रपोज़ किया था और इससे पहले बेंजीन के किन किन स्ट्रक्चर्स को देखा गया, कौन से सजेशंस आए, उनके ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। तो मैं अपनी बात जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि जब बेंजीन डिस्कवर हुई, बेंजीन फ़र्स्ट टाइम 1825 में इसको माइकल फ्राडे ने फ़र्स्ट टाइम इसको जो ऑब्ज़र्व किया था, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन माइकल फ्राडे कर रहा था वेजिटेबल ऑयल की। तो वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान जो थी बेंजीन वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम सामने आई। उसके बाद 1845 में 20 ईयर्स लेटर दोबारा से इसको हॉफमैन ने दोबारा से इसको जो था सेपरेट किया था कोल टार से। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है, कोई नया केमिकल सब्सटेंस या कोई एलिमेंट सामने आता है, तो हम उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसको कोई सिंबल या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफ़ाइन करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टास्क था साइंटिस्ट के लिए कि बेंजीन सामने आ गई, डिस्कवर हो गई, तो अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यानी फ़र्स्ट जो क्वेश्चन था साइंटिस्ट के लिए वो ये था कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये था कि हम चेक करें कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब बेंजीन किन एटम से मिलकर ये वाला कंपाउंड बना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी करने के लिए जो है हम लोग पहले कंबस्शन एनालिसिस करते हैं, ये एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है अलग वीडियो में। तो उस कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू जब बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया गया तो वो आया CH। ठीक है, उसके बाद वेपर डेंसिटी मेथड से हमने जो था बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। वेपर डेंसिटी मेथड क्या है? वेपर डेंसिटी मेथड एक अलग मेथड है जिसकी जिसका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो एक अलग वीडियो है। तो वेपर डेंसिटी मेथड से हम लोगों को जो इसका मॉलिक्यूलर मास पता चला वो 78.108 AMU था। ठीक है, तो ये सब कुछ फाइंड करने का पर्पज़ ये था कि हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। यहाँ से हमें बेंजीन के इसके एम्पिरिकल फार्मूला से हमें इसका एम्पिरिकल मास पता चल गया और एम्पिरिकल मास इसका जो था वो था 13। तो हमारे पास N का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो उसे हमारे पास N की वैल्यू आ जाती है। जब हमने यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट की 78.108 डिवाइडेड बाय 13, तो N की वैल्यू 6 आई। अब ये हम यहाँ से फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जब बेंजीन का बनाया गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का जो फार्मूला होता है वो होता है N मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। N क्या है? 6 है और एम्पिरिकल फार्मूला है CH। तो 6 को CH से मल्टीप्लाई हमने किया। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इस 6 को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन के भी 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सामने आ गया जो था C6H6। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो था कि बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर हम देखा जाए, इसके स्ट्रक्चर के थ्रू इसके बॉन्ड्स को स्टडी किया जाए कि क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो है बहुत ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बेंजीन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अब हमें ये कैसे पता चला कि इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, तो एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम्स को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कार्बन को 24 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, यानी हमें और 24 एटम्स चाहिए जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बनाए। अब कार्बन जो है यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन 6 हैं। ठीक है, तो 24 में से 6 निकाल दें, बाकी रह जाते हैं 18। इसका मतलब है 18 बॉन्ड्स कार्बन ने खुद सेटिस्फाई किए हैं, अपनी बाकी की 18 वैलेंसी को कार्बन ने अपने सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई किया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब मैं अगर हमें पता है कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो इन 6 एटम्स को देखते हुए मैं इसका कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर मेन जो चेन होती है वो कार्बन की होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कार्बन स्केलेटन है। ठीक है, इसका कार्बन स्केलेटन तो हमने ड्रॉ कर लिया।
अब यहाँ से टास्क ये था कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन्स को किस तरह से अरेंज करें और कार्बन की 24 वैलेंसी को हम 24 मतलब सारे कार्बन एटम्स के मिला के उसको पूरा करें। ये एक टास्क था, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 6 हैं। हम कहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स आएंगे, यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन्स लग रहे हैं या यहाँ सबके साथ एक एक आ रहा है। अगर सबके साथ एक एक आ रहा है तो फिर भी ये बॉन्ड्स जो थे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो फिर इसके लिए, इसके स्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ सजेशंस आई, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ सजेशंस दी। यहाँ पे जो थी नंबर ऑफ़ सजेशंस आई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आप लोगों का लेवल है इस लेवल पे सिर्फ उन्होंने 2 सजेशंस का जिक्र किया है। उनमें एक सजेशन तो ये थी कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के ऊपर जो है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं और कार्बन नंबर 6 के ऊपर 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं। बाकी सारे बॉन्ड सिंगल हैं और बाकी कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है उन्हें यहाँ पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया गया है। ठीक है, इस कार्बन एटम के अब 1 और ये 3 बॉन्ड इधर, ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह ये 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। बाकी ये दो हैं, इनको हम यहाँ पे H2 के साथ सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन लगाया। एक स्ट्रक्चर ये आया और इसको नाम दिया गया 1,5 हेक्साडाइआइन। 1,5 से मतलब है कि 1 और कार्बन नंबर 5 के ऊपर हेक्सा है 6 कार्बन एटम्स के लिए, डाई का मतलब 2 और आइन जो है वर्ड ये अल्काइंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है 1,5 हेक्साडाइइन। एक तो ये सजेशन सामने आया। दूसरा सजेशन सामने आया, हम दोबारा से कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा सजेशन ये सामने आया। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया वो ये कि कार्बन नंबर 3 पे जो है एक ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 1 और 5 के ऊपर जो है डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया 1,5 हेक्सा, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं इसलिए डाई-ईन, डाई का मतलब 2 और ईन जो वर्ड है वो एल्कीन्स के लिए यूज़ होता है, यानी जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वह कार्बन नंबर 1 और 5 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए डाई-ईन, और आगे साथ लिखा 3 आइन, यानी कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब ये 2 सजेशन सामने आई थी कि बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब इन दोनों में से भी स्ट्रक्चर को जो था सेलेक्ट करना था। इसके लिए अब क्योंकि साइंस जो है एक थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है खाली, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। ये हमने पेपर पे लिखना हमारे लिए आसान है कि ये जो था स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता था, लेकिन साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था। और फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट जो थे वो इसके ऑपोजिट आए, यानी उसे ये पता चला कि इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं था। तो वो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। साइंटिस्ट ने अब जो एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने पहले तो इस एक्सपेरिमेंट ये किया कि अगर तो जो है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन दोनों कंपाउंड्स को या एल्कीन्स की तरह बिहेव करना चाहिए या एल्काइंस की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये हमें इनके मॉलिक्यूलर जो नाम है उससे भी शो हो रहा है कि डाई-ईन एंड डाई-आइन। ठीक है, लेकिन जब अब एल्कीन्स और एल्काइंस की प्रॉपर्टी है, अगर हमने चेक करना हो कि कोई कंपाउंड एल्कीन या एल्काइन है तो हम क्या करते हैं कि उस कंपाउंड को पोटाशियम परमैंगनेट के साथ KMnO4 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। ये पिंक कलर का एक सोल्यूशन होता है। इस पिंक कलर के सोल्यूशन से हम उस कंपाउंड को रिएक्ट करवा देते हैं। तो अगर वो कंपाउंड एल्कीन या एल्काइन में से कोई हो तो वो पोटाशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है उसे डी कलराइज कर देता है, मतलब उसका वो कलर पिंक कलर फेड हो जाता है, वो वाइट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने बेंजीन को पोटाशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करवाया तो उन्होंने इसके पिंक कलर को डी कलराइज नहीं किया था। ठीक है, तो इससे यहाँ पे ये पता चल गया कि जो बेंजीन है वो एल्कीन या एल्काइन की क्लास में से नहीं है। ये तो एक एक्सपेरिमेंट था। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए कि शायद दोबारा से इसको चेक करने के लिए अगर एल्कीन्स या एल्काइंस जो होती हैं वो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एल्कीन है
इथीन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाएं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सल्फेट ग्रुप जो है एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाए कि एक हाइड्रोजन और एक साथ सल्फेट ग्रुप आ गया और बाकी एक हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बेंजीन को उन्होंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो इसने वहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिया, यानी बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट ग्रुप ने एक हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करके खुद वहाँ पे अटैच हो गया। इसी तरह जो नाइट्रिक एसिड है उसमें से नाइट्रेट ग्रुप यानी NO3 ने क्या किया, वहाँ से एक हाइड्रोजन को बेंजीन में से रिमूव किया और खुद वहाँ अटैच हो गया। बेंजीन ने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिया। तो ये दूसरा इस बात का प्रूफ था कि बेंजीन जो है एल्कीन्स या अल्काइंस की क्लास में से नहीं है, ठीक है। तो अब इन दो एक्सपेरिमेंट के बाद अब ये मसला तो ख़त्म हो गया कि ये एल्कीन्स या अल्काइंस की क्लास में से नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद ये कोई सेपरेट क्लास हो, फिर उन्होंने इनके फार्मूलाज को मज़ीद टेस्ट किया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हुए उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो फार्मूलाज जो सजेशन साइंटिस्ट ने दिए थे वो बेंजीन का फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। तो पहला जो उसमें टेस्ट किया गया वो ये था कि बेंजीन अगर एल्कीन्स या अल्काइंस की क्लास में से होती है, अगर ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता, यानी इस तरह का जिस तरह का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, कार्बन का स्केलेटन इस तरह 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड को किसी हैलोजन से रिएक्ट करवाएं, फॉर एग्जांपल Cl2 से, तो यहाँ से एक क्लोरीन आके या कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो सकता है या वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो सकता है, ठीक है, या वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जाके अटैच हो सकता है, या इसी तरह वो कार्बन नंबर 3 पे जाके अटैच हो सकता है, ठीक है। मतलब इस साइड से हम कर लें 1 2 3 या इस साइड से हम कर लें 1 2 3। तो वो 3 तरह के सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे सकता है, ठीक है, या कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच होगा या कार्बन नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 3 पे। लेकिन जब बेंजीन को उन्होंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया या किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करवाया तो ये देखा गया कि क्लोरीन वहाँ पे जाके कार्बन नंबर 2 या 3 पे अटैच नहीं होता, बल्कि वहाँ पे बेंजीन के अंदर क्लोरीन जो है सिर्फ कार्बन नंबर 1 के ऊपर जाके अटैच होता है। यानी ये हमें मोनो का मतलब 1 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो इस बात से ये भी जो है प्रूफ हो गया था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन भी नहीं है, ठीक है। फिर अब यहाँ से वो सजेशंस जो थे स्ट्रक्चर्स के वो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थे। जो लास्ट एक ऑब्जेक्शन आया वो ये कि हमें पता है कि जो एल्केन्स 3 तरह की क्लासेस है ना, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। इन तीनों क्लासेस के लिए ये एक एक फार्मूला दिया जाता है कि अगर हमने किसी एल्केन का फार्मूला बनाना हो तो हम इस फार्मूले से बना सकते हैं, एल्कीन का इससे और अल्काइन का इससे। लेकिन बेंजीन इनमें से किसी एक के स्ट्रक्चर पे भी पूरा नहीं उतरती। मतलब बेंजीन का फार्मूला C6H6, मतलब ये कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है तो N की वैल्यू 6 आएगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 6 तो 6N, तो H जो है H के अंदर 2N, यहाँ पे भी 6 आएगा प्लस 2, तो C6H2 6 आर 12 प्लस 2 14। तो कार्बन नंबर 6 के हिसाब से तो बेंजीन का फार्मूला ये होना चाहिए था, लेकिन बेंजीन का फार्मूला ये है। इस तरह ये अल्केन के फार्मूले पे भी पूरा नहीं उतरता, सिमिलरली ये एल्कीन के फार्मूले पे भी पूरा नहीं उतरता। अगर कार्बन की वैल्यू हम 6 रखें या हम कोई भी वैल्यू रख लें, 5 रख लें, 5, पहली बात तो बेंजीन का फार्मूला C6 है, हमें 6 रखनी पड़ेगी, 6 वैल्यू रखें और फिर H 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो यहाँ पे C6H12 आता है। इस तरह ये एल्कीन के फार्मूले पे भी पूरा नहीं उतरता। और यहाँ पे एल्काइन के लिए अगर करें C6H2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 2 HC6 2 6 आर 12 माइनस 2 C6 और 10, एल्काइन का फार्मूला ये आता है। लेकिन बेंजीन इस फार्मूले को भी जो है इस फार्मूले पे पूरा नहीं उतरता, इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये तीसरी जो थी मेन रीज़न थी कि बेंजीन एल्केन, एल्कीन्स और अल्काइंस की क्लास में से भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इन सारी ऑब्जेक्शंस के बाद ये बात तो प्रूव हो गई कि उन दोनों सजेशंस में से बेंजीन का कोई फार्मूला नहीं है और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो था वो भी